आज की क्लास में हम लोग पादप के यानी कि प्लांट के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे रिलेटेड बातचीत करने वाले हैं। तो फटाफट कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें बहुत सारी चीज़ें प्लांट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज मैं आपको वो सारी चीज़ें हाथ से बना के बताऊंगा। जैसा हम लोगों ने स्लाइड पे भी देखा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि उसमें किस किस तरीके से हम उसको सीख सकते हैं। ठीक है। और जहाँ तक बात गूगल मीट वाली है वो मैं आपको बता दूं, हम लोगों को कल जो है दोपहर 12 बजे के आसपास गूगल मीट होनी है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ। तो कल आपको मीटिंग स्टार्ट होने के, यानी हम लोग सामने सामने बैठ के बायोलॉजी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, आप सभी बच्चे और मैं, यानी आपके बायोलॉजी की जो मेंटरशिप है वो मैं करूँगा। तो आपको लिंक उसकी कुछ देर पहले व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाएगी। इसी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कल बात कर रहे थे प्लांट के फीमेल पार्ट की, और जैसा कि आपको बताया था कि प्लांट का जो फीमेल पार्ट है वो इस तरीके से होता है, और इस पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल और जो ओवरी होता है इसके अंदर ओव्यूल होता है। तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ओवरी और ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये सारी चीज़ें बता दिया है, ये सब पढ़ लिया है, सबको याद है ना ये सब, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। यही स्ट्रक्चर था जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये मैंने आपको दिखाया है। तो आज हम लोग इसी को बोर्ड पे देख रहे हैं, हैंड रिटेन स्ट्रक्चर, ताकि आप थोड़ा सा और अच्छे से इन चीज़ों को समझ लें। ठीक, इसी स्ट्रक्चर की बात होगी। तो चलो अंडाशय के अंदर चल रहे हैं। तो अगर हम अंडाशय के अंदर चलें तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, इस तरीके का। और इसके अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप मेरे साथ बना सकते हो, देखो बनाओगे तो सीख लोगे, सीख लोगे तो जिंदगी भर काम आएगा, जिंदगी भर काम आएगा तो तुमको बहुत मज़ा आएगा, मज़ा आएगा तो तुम लोग खुश रहोगे, खुश रहोगे तो जीवन सफल हो जाएगा, है ना। मज़ेदार चीज़। थोड़ा इसको कलर वलर कर दे, आ जाओ। ये कलर दिख रहा है सबको, ग्रीन रेड रेड, ये रेड रेड मैं थोड़ा इसमें कलर दे रहा हूँ, ऐसा। फिर एक दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग। दिख तो रहा है ना अच्छे से सबको। चलो, इसके अंदर ठीक है, और कौन सा कलर ले लें? इसी कलर में कोई और डार्क कलर ले लेते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, भरे होते हैं पूरे। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अंडाशय के अंदर पाया जा रहा है। कहाँ मिल रहा है? अंडाशय के अंदर। तो अब हमें क्या करना है? अब इनका नामकरण करना है कि इनमें कहाँ कहाँ क्या होता है। तो चलो भाई, अपने हिंदी वाले डायग्राम पे ध्यान रखो। ये देख लो, ये मैंने कल ही लिखवा दिया था, सबने नोट किया हुआ है कि नहीं? इसको किया है ना? चलो, तो ये वाला जो पोर्शन था इसको हम बोलेंगे
फ्यूनिकल, क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल। ठीक, पहले समझना, अब बनाना नहीं, रुक जाना। अभी देखो, ये जो रेड रेड पार्ट देख रहे हो, इसको बोलते हैं, अभी मैं हिंदी बताऊंगा, वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल, ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे चैलेजा। क्या है ये? चैलेजा। चैलेजा के ठीक नीचे क्या होता था? चैलेजा के ठीक नीचे क्या होता था? माइक्रोपाइल। और मैंने आपको बताया था कि माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल के बीच में हाइलस या हाइलम। इतनी बातें समझ में आ गई? क्लियर 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 एकदम। थोड़ा कलर चेंज करेंगे हम, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा और मल्टी कलर से दिखाने की कोशिश की जा सकती है। एंड द कलर शुड बी दिस। यहाँ पे कुछ दीवार जैसा स्ट्रक्चर होता है, दिख रहा है ना ये कलर अच्छे से? हाँ दिख तो रहा है, मेरे मोबाइल में भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसे हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। और ये जो पूरी सेल्स भरी हुई हैं, इनको बोलते हैं न्यूसेलस। अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से अपनी आंखों में फिट करो। मेरे साथ अगर बना रहे हो तो बना लो। सभी लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? हेलो, बना रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? बना रहे हो ना? बनाना तो जरूरी है, बनाना पड़ेगा हाथ से। ठीक है, ये वही डायग्राम है जो कल तुम्हें मैंने ये देखो और ये देखो, तो मैं तुम्हें बना के बता रहा हूं ताकि तुम थोड़ा और अच्छे से सीख लो। गुड राजकुमार, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो आस्था सिंह, यस सर, गुड इवनिंग, वॉइस वाओ सर, फिट हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जब भी तुम किसी भी पुष्प का बीजांड देखो, बीजांड बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तुमसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है कि बीजांड की संरचना बताइए। क्वेश्चन आएगा बीजांड की संरचना बताइए। तो ये क्या पढ़ रहे हैं? बीजांड पढ़ रहे हैं। और हम सब इतने दिन से सीख रहे हैं कि बीजांड से क्या बनता है? बीजांड से बनता है बीज, और अंडाशय से क्या बनता है? फल, ओवरी से फ्रूट एंड ओव्यूल से सीड। तो ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल में सबसे पहली चीज क्या है? इस ओव्यूल को अगर तुम देखोगे तो सबसे पहली चीज होती है ये फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल इंग्लिश नाम है, अभी हिंदी भी लिखवा देते हैं, कल भी लिखवा दिया था, आज फिर लिखवा देंगे। तो फ्यूनिकल जो होती है वो ये वाला पार्ट है, बीजांड वृंत। खैर, तो इसकी वजह से फंक्शन जानो पहले, इसकी वजह से बीजांड स्थिर खड़ा रहता है, ऐसे पड़ा हुआ है। इसकी वजह से, किसकी वजह से? फ्यूनिकल की वजह से।
फ्यूनिकल के ठीक अंदर, इसमें सब जगह सेल्स हैं, सब जगह पैरेन्काइमेटस सेल भरे पड़े। इसके अंदर से वस्कुलर बंडल चलता है। वस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम भोजन, रॉ मटेरियल, बना हुआ भोजन, कच्चा माल, ये सारी चीजें लाने और ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, वो इसके द्वारा पहुंचती हैं। किसके द्वारा? वस्कुलर बंडल के द्वारा। तो ये वस्कुलर बंडल यानी कि संवहन बंडल जो है इसको पोषण देता है। भाई यही बीज बनेगा ना, तो बीज के अंदर क्या होता है? भोजन संचित होता है। वो भोजन कौन लाके देगा? वस्कुलर बंडल। क्लियर? अब देखो बीजांड में दो ऐसी चीजें हैं, ध्यान से सुनना। ओव्यूल में दो ऐसी चीजें हैं जो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट पोल पे होती हैं। जैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है ना मैग्नेट में, फिजिक्स में, वैसे यहां पे दुनिया बदल जाए ये दो चीजें कभी चेंज नहीं हो सकती। दुनिया बदल जाए ये दो चीजें कभी चेंज नहीं हो सकती। माइक्रोपाइल एंड चैलेजा। माइक्रोपाइल एंड चैलेजा, ये दोनों एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होती हैं। तो कई बार ऐसा पेपर में, एग्जाम में पूछता है कि वो कौन सी संरचना है जो हमेशा, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है, विपरीत होता है। तो ऊपर का जो पोल है, एकदम ऊपर ऊपर, इसको चैलेजा कहते हैं। कहीं कहीं चलाजा भी लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यही है। और नीचे जो ये होल है, छोटा सा जो पोर है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो चैलेजा और माइक्रोपाइल, चैलेजा और माइक्रोपाइल। अब देखो फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल के बीच में स्पेस है। फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल के बीच में क्या है? जगह है, जिसको हम हाइलस या हाइलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलस या हाइलम। हाइलस या हाइलम। तो फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल के बीच में स्पेस है, जिसको हम बोलेंगे हाइलस या फिर हाइलम। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में बीच में ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी मैं इसके आसपास की चीजों पे बात कर रहा हूं। तो फ्यूनिकल देख लिया, वस्कुलर बंडल क्लियर हो गया, चैलेजा, माइक्रोपाइल और हाइलस क्लियर हो गया। क्या बच रहा है? इंटेगुमेंट। ये क्या होता है? एम्ब्रियो सैक के किनारे ये दीवार जैसी संरचना होती है। इस दीवार जैसी संरचना को हम इंटेगुमेंट कहते हैं। ये इंटेगुमेंट सिंगल लेयर हो सकती है, डबल लेयर हो सकती है। तो अगर ये इंटेगुमेंट सिंगल लेयर हो, डबल लेयर हो, तो इसको इस बेसिस पे हम मोनोटेगमिक, बाईटेगमिक ऐसा बांटते हैं। मोनोटेगमिक या फिर बाईटेगमिक ऐसा बांटते हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मोनोटेगमिक और बाईटेगमिक की अगर हम बात करें तो ये इंटेगुमेंट है। जैसे यहाँ पे देखो दो दीवार दिख रहा है, तो ये बाईटेगमिक हो गया। अगर ऐसा सिंगल हो तो उसको मोनोटेगमिक कहते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, तुम में से कुछ बच्चों ने कहा कि सर, कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आया है कि सर अगर इंटेगुमेंट न हो तो, मान लीजिए सुरक्षा के लिए कोई दीवार न हो तो, क्या ऐसा हो सकता है? ये ऑलरेडी मेडिकल पेपर में पूछ भी चुका है, क्योंकि सारी चीज़ें तो 11-12 से ही बिलोंग करती हैं। तो ऐसा एक बार पूछा असर्शन रीजन में कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो एम्ब्रियो सैक है उसके आसपास इंटेगुमेंट न हो? क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो इसका आंसर है कि हाँ, ऐसा होता है। बायो में सब हो सकता है।
तो ऐसी स्थिति में अगर इंटेगुमेंट है तो उसको हम बोलते हैं टेगमिक। इंटेगुमेंट है तो क्या बोलेंगे? टेगमिक। क्या बोलेंगे? टेगमिक। अगर इंटेगुमेंट है तो हम उसको बोलेंगे टेगमिक, और अगर इंटेगुमेंट नहीं है तो हम उसको बोलते हैं अनटेगमिक। तो हमने क्या सीखा? कितना सीखा? हमने सीखा कि एम्ब्रियो सैक के दोनों तरफ दीवार जैसी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम इंटेगुमेंट कहते हैं। ये इंटेगुमेंट 1, 2 ऐसा हो सकता है, तो मोनोटेगमिक या बाइटेगमिक कह सकते हैं। फिर हमने सीखा कि कभी कभी इंटेगुमेंट नहीं होता तो उसको अनटेगमिक कहते हैं, नोट करते जाना। और अगर इंटेगुमेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेगमिक बोलते हैं। क्लियर? अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इंटेगुमेंट नहीं होगा तो एम्ब्रियो सैक की सुरक्षा कौन करेगा, है ना? आ जाओ, उसका भी उत्तर देते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जनरली ये फाउंडेशन बेसिस में पूछा भी जाता है, तो नो बाउंड्रीज एट ऑल। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और गहराई में चल के समझते हैं। यहां तक समझ में आ गया है तो बोलो, फिर मैं आगे चलूं। पहले ही बताओ कि ये इंटेगुमेंट की इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो भाई। ओके, बोलो, इतनी बातें सबको समझ में आ गई? आगे चले? चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने सीखा कि इंटेगुमेंट मोनोटेगमिक हो सकता है, बाइटेगमिक हो सकता है, टेगमिक हो सकता है, या फिर अनटेगमिक हो सकता है। अब देखो, एक चीज मैं तुम्हें बड़ा इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो, इंटेगुमेंट का फ्यूचर क्या है? ये इंटेगुमेंट क्या बनेगा फ्यूचर में? अभी सबको पेन वेन अच्छे से दिख रहा है सारे बच्चों को? आस्था, अभी तो पेन अच्छे से क्लियर है बेटा? तो फ्यूचर में इंटेगुमेंट बनाता है सीड कोट। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है मेडिकल में, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, रियलिटी में ये सब पूछता है। हम लोग इतनी अच्छे से तैयारी वगैरह करे कि ये सारी चीज़ें लर्न हो गई, सारे पेपर, सारी चीज़ें। तो फ्यूचर जो है वो सीड कोट होता है इंटेगुमेंट का। तो जब इंटेगुमेंट जो होता है वो आगे चल करके सीड कोट बनाता है। अब जरा सुनना ध्यान से। कुछ पौधों में सीड कोट होता है, सीड कोट प्रेजेंट होता है, और कुछ में सीड कोट क्या होता है? अब्सेंट होता है कि नहीं? तो अब तुम कैसे याद करोगे कि किसमें इंटेगुमेंट है किसमें नहीं? मैंने आंसर दे दिया। जिस सीड में सीड कोट हो तुम समझ जाओ कि उसके ओव्यूल में इंटेगुमेंट था, और जिस सीड में सीड कोट नहीं है तुम कह दो कि सर उसके ओव्यूल में इंटेगुमेंट नहीं था। देखा? अब ऐसे तुम ओव्यूल रटते कि इसमें इंटेगुमेंट है कि इंटेगुमेंट नहीं है, टेगमिक है कि अनटेगमिक है। यहां पे हम क्या सीख गए? हम सीख गए कि इंटेगुमेंट है तो सीड कोट है, इंटेगुमेंट नहीं है तो सीड कोट नहीं है। देखो कहां की बात कहां पे जाके लिंक हो गई। मजा आ गया? एक और चीज, किसमें होगा? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर किसमें सीड कोट होता है? अरे डाइकॉट, चना, मटर, सेम सीड कोट होता है कि नहीं? चने के ऊपर छिलका होती है कि नहीं, ऐसे ब्राउन वाली? जैसे ये चना है तो इसके ऊपर ये छिलका होता है ना ब्राउन वाला,
तो वही तो सीड कोट है। तो जितने भी डाइकॉट हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सीड कोट। और जितने भी मोनोकॉट हैं उनमें तो सीड कोट नहीं होता ना। जैसे मक्का, क्या मक्के के ऊपर सीड कोट होता है क्या? तो मोनोकॉट के ऊपर सीड कोट नहीं होता। इसका मतलब कि मैक्सिमम मोनोकॉट जो हैं वो क्या होते हैं? अनटेगमिक होते हैं, बिकॉज उनके पास इंटेगुमेंट नहीं होती, उनके ओव्यूल में इंटेगुमेंट नहीं होता। लेकिन जो डाइकॉट हैं वो टेगमिक हैं, उनके ओव्यूल में इंटेगुमेंट होता है, इस वजह से उनमें सीड कोट बनता है। ये रीजन है। तो आई होप कि बहुत सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, क्लियर हो गया सबको? अभी अच्छे से क्लियर हो गया? चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। भोले ने कहा कि सर फिर से बता दीजिए, हम फिर से बता देते हैं। ठीक है, नीरज ने भी कहा कि सर फिर से बता दीजिए, हम फिर से बता देते हैं। मैंने बताया कि सीड जो ओव्यूल होता है उसमें क्या पाया जाता है? इंटेगुमेंट। फिर मैंने बताया कि जो इंटेगुमेंट होता है उसका फ्यूचर क्या होता है, मतलब जब ये बीज बनेगा तो इसकी सारी संरचनाएं कुछ ना कुछ बनेंगी, तो मुख्य मुख्य रचनाएं रह जाती हैं, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। तो इंटेगुमेंट एक मुख्य रचना है, और इंटेगुमेंट का फ्यूचर ये होता है कि इंटेगुमेंट क्या बनाता है? सीड कोट बनाता है। इंटेगुमेंट क्या बनाता है? सीड कोट बनाता है। जो बीज के ऊपर कवर होता है ना, बीज चोल, जैसे चने के ऊपर भूरे रंग का होता है छिलका, वो। अब मैंने ये कहा कि जितने भी दो बीज पत्री होते हैं, डाइकॉट होते हैं, उनके बीज के ऊपर, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, ये दो बीज पत्री हैं, क्योंकि जब इनके बीज को तोड़ते हैं ना तो दो दाल हो जाता है। जैसे चना 2 पार्ट, मटर 2 पार्ट, सेम 2 पार्ट होता है ना। तो जो दो बीज पत्री हैं, दो बीज पत्री, जिनके बीज में 2 बीज पत्र हों, तो ऐसे पौधे जो डाइकॉट हैं उनमें सीड कोट पाया जाता है। यहां प्रेजेंट लिखा है ना, क्यों? क्योंकि उनके पास इंटेगुमेंट है। और मोनोकॉट के पास सीड कोट नहीं पाया जाता, क्योंकि उनके पास इंटेगुमेंट यानी कि सीड कोट नहीं है। ठीक है, तो ये मुख्य चीज है जो हम इसको समझ रहे हैं। क्लियर हो गया? अभी अच्छे से समझ में आ गया सबको? तो मैं आगे चलूं? बोलो भाई, क्लियर हो गया तो मैं आगे चलूं, नहीं तो फिर से रिपीट करूं? बोलो, जल्दी से बताओ बच्चों। जब तक तुम लोग बताओगे नहीं मैं आगे कैसे चलूंगा? बता दो बता दो बता दो जल्दी से, तो फिर मैं आगे चलूं। ठीक है, आ जाओ। तो मैंने अभी क्या बताया कि किसी भी बीजांड में यहाँ पे फ्यूनिकिल हो गया, वस्कुलर बंडल हो गया, चैलेजा हो गया, फिर माइक्रोपाइल, हाइलस और इंटेगुमेंट। यहाँ तक समझ में आ गया है? तो जल्दी बोलो, मैं आगे चलूँ। क्लियर हो गया सबको? गुड, सभी लोग यस सर लिख रहे हैं, गुड। अब देखो क्या बचा हुआ है। अब बचा हुआ है न्यूसेलस। पहले इसको सीख लेते हैं, फिर इसमें एम्ब्रियो सैक में चलेंगे। देखो, जो न्यूसेलस होता है, ये एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ ये कोशिकाएं देख रहे हो तुम लोग, सभी बच्चे ध्यान दें। ये जो एम्ब्रियो सैक है ना, भ्रूणपोष एम्ब्रियो सैक, उसके चारों तरफ ये जो सेल्स देख रहे हो, ये वाले दिख रहा है ना सबको अच्छे से? ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स कहलाते हैं न्यूसेलस। ये चीज क्या है? न्यूसेलस जो है ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। भाई अब जगह भरना है कि नहीं? इतना एम्ब्रियो सैक हो गया तो बाकी खाली जगह है ना। तो जैसे कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, वैसे ही पौधों में ध्यान रखना, जिसका कोई नहीं उसका पैरेन्काइमा।
जहां कुछ फिल करना है तो फीलिंग सेल्स आर पैरेन्काइमा इनसाइड ऑफ द प्लांट। पौधों के अंदर पैरेन्काइमा कोशिकाएं फीलिंग का काम करती हैं, जगह को भरने का काम करती हैं। तो यहाँ पे जो न्यूसेलस है ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। ये भी एक बार पूछा था एग्जाम में। तो कौन सी सेल्स होती हैं? पैरेन्काइमा सेल, पैरेन्काइमा ऊतक ये हैं। इनके पास इनकी कोशिकाएं, मैंने वीडियो में आपको दिखाया था, बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं। जैसे मान लो न्यूसेलस है तो ये बड़ी सी कोशिका, उसके अंदर केंद्रक और ढेर सारा द्रव। इस केंद्रक और द्रव से पोषण प्राप्त कराते हैं ये न्यूसेलस। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। न्यूसेलस, इसके पास केंद्रक और साइटोप्लाज्म दोनों होता है। हमारी एनसीईआरटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहती है कि नारियल के पानी में आप क्या पी रहे हैं? कहती है कि कोकोनट के वाटर में क्या पीते हैं? तो नारियल पानी में फ्री न्यूसेलर सेल, यही है फ्री न्यूसेलर सेल। फ्री न्यूसेलर सेल क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा एनर्जी है, बहुत सारा न्यूट्रिशन है, पोषण है। क्यों? क्योंकि उसके पास साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। ठीक, तो देखिए कुछ बच्चों ने यहाँ लिखा भी है कि आस्था सिंह ने लिखा कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन, भोले पांडे ने भी लिखा, ठीक, आस्था ने भी लिखा न्यूसेलस खाते हैं। बेटा कर्नेल खाते हैं, वो जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है ना आस्था, जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है नारियल का, उसको कर्नेल कहते हैं। ठीक है, और जो वाटर होता है वो फ्री न्यूसेलर सेल होता है, फ्री न्यूसेलर सेल, कर्नेल फ्री न्यूसेलर सेल। ठीक, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, ठीक, कोई भी बच्चा मैसेज डिलीट नहीं किया करो। स्नेहा ने कुछ लिख के डिलीट किया, अब मैं कैसे जानूंगा कि क्या लिखा? ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया? न्यूसेलस के बारे में बताया कि न्यूसेलस के अंदर बहुत सारा पोषण होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। किसके लिए? इस पूरी व्यवस्था के लिए। तो कुछ पौधों में न्यूसेलस इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि हम उसको यूज भी करते हैं, जैसे कोकोनट में, नारियल के पौधे में। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा है कि नारियल के पौधों में, नारियल पानी में हम क्या पीते हैं? तो नारियल पानी में जो पानी हम पी रहे हैं ना, वो ताकत देता है, वो पानी न्यूसेलस होता है। मुक्त न्यूसेलस कोशिकाएं, स्वतंत्र न्यूसेलस कोशिकाएं होती हैं जो हम पीते हैं। और जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसको कर्नेल कहते हैं, कर्नेल। वो भी आगे आएगा, मैं डायग्राम में, पिक्चर में, वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो इतनी चीजें क्लियर। तो आई होप कि आज की क्लास में आपने ओव्यूल के स्ट्रक्चर को सीखा है। अब चलते हैं थोड़ा आगे, और आगे चल के थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो फ्यूनिकल क्लियर हो गया, वस्कुलर बंडल क्लियर हो गया, चैलेजा, माइक्रोपाइल, हाइलस, एम्ब्रियोसैक, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई? अगर इतने में कोई दिक्कत है तो पूछ लो पहले। सभी बच्चों को समझ आ गया? आज की क्लास का मेन फायदा ये होना चाहिए कि आज के बाद तुम्हें अगर एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए कहा जाए, ओव्यूल बनाने के लिए कहा जाए, तो तुम बना सको और उसके हर एक चीज के बारे में बता सको। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं। ठीक, देखो अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या समझना है। मैंने अभी बता दिया कि इंटेगुमेंट का फ्यूचर होता है सीड कोड बनाना। इंटेगुमेंट अगर एक है तो यूनिटेगमिक कहते हैं, दो है तो बाइटेगमिक कहते हैं। अगर है तो टेगमिक कहते हैं, नहीं है तो अनटेगमिक कहते हैं। किसमें होगा? डाइकॉट में। किसमें नहीं होगा? मोनोकॉट में। तो ये सब क्लियर। चना का जो बीज है उसमें इंटेगुमेंट होता है। तो देखो फायदा क्या हुआ कि अगर तुमसे कभी पूछ दे कि चने के पौधे में इंटेगुमेंट है कि नहीं, तो अब तुम्हें पूरा पौधा नहीं पढ़ना पड़ा ना, तुम केवल चने की सीड के बारे में सोच के आंसर दे दिए। तुमने सोचा कि चने की बीज के ऊपर कवर है कि नहीं, तो तुम्हें याद आया कि हाँ, चने की बीज में कवर होता है, इसका मतलब उसमें इंटेगुमेंट होता है। जैसे तुमसे पूछा मक्का, जौ, बाजरा, धान, पूछा ना, पूछा कि इन सारे पौधों में इंटेगुमेंट होता है कि नहीं, तुमने कहा नहीं सर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सीड कोड नहीं पाई जाती। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक,
अब चलो इसमें कुछ और चीजें सीखते हैं। देखो अब एक चीज पेपर में हमेशा से आता है, ये वाला स्ट्रक्चर माइक्रोपाइल था। माइक्रोपाइल का क्या इंपॉर्टेंस है, माइक्रोपाइल का क्या फायदा है? तो पॉलन ट्यूब यहीं से जाती है। मैं थोड़ा सा नाम यहाँ पे मिटाऊंगा, ठीक है, ये सारे नाम मैं मिटा रहा हूँ। समझ तो गई हैं आप लोग, तो मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ। तो पॉलन ट्यूब, मान लो ये पॉलन ट्यूब है, तो जो पॉलन ट्यूब होता है ना वो घूम के यहीं से अंदर आता है। अब अंदर जाके क्या होगा वो बात की बात। तो पॉलन ट्यूब आया और यहां से अंदर गया। तो माइक्रोपाइल का क्या फंक्शन है? माइक्रोपाइल का फंक्शन है कि ये पराग नली को पॉलन ट्यूब को, जो पॉलन ट्यूब है उस पॉलन ट्यूब को माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर जाने देता है। ठीक है, पॉलन ट्यूब को अंदर जाने देता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अगर स्नेहा, जो सनफ्लावर होता है वो टेक्निक होता है, यानी कि बाइटेक्निक होता है, उस पे बेसिकली 2 टेक्निक पाए जाते हैं। तो मैंने अभी बात किया कि जो पॉलन ट्यूब होता है बेटा वो कहां से इंटर कर रहा है? माइक्रोपाइल से। ध्यान दो, तो पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से जा रहा है, तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर क्या ये कहीं और से भी जा सकता है क्या? कहीं और से भी जा सकता है क्या? तो आपका आंसर होगा हाँ। देखो यहां पे इंटेगुमेंट है ना, तो इंटेगुमेंट से भी जा सकता है, इंटेगुमेंट से भी जा सकता है और चैलेजा से भी जा सकता है। मैं इसके लिए एक दूसरा डायग्राम तुम्हें बना के दिखा रहा हूं। ये देखो, मान लो ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल में इंटर करने के 3 रास्ते हैं। इससे दिखाते हैं। इस ओव्यूल में इंटर करने के 3 रास्ते, एक तो ये माइक्रोपाइल वाला रास्ता है ए। चलो मुझे कमेंट पे बताओ ए वाला कहां से जा रहा है, बी वाला कहां से जा रहा है और सी वाला कहां से जा रहा है? चलो कमेंट में बताओ जल्दी से सभी बच्चे। ए वाला कहां से गया? माइक्रोपाइल से। बी वाला कहां से गया? इंटेगुमेंट से। और सी वाला कहां से गया? चैलेजा से। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो पॉलन ट्यूब है, अभी मैं आगे बताऊंगा कि पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलन ट्यूब कैसे बनता है, क्यों ऐसे जा रहा है, हर चीज के बारे में बताऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम लोग ये सीख रहे हैं कि जो पॉलन ट्यूब है वो कहां कहां से जा सकता है। ध्यान रखना, इस 3 के अलावा दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है। पॉलन ट्यूब के अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं है, केवल ये 3 रास्ता है, माइक्रोपाइल से, इंटेगुमेंट से और चैलेजा से। 3 रास्ते से पॉलन ट्यूब जा सकता है। पोरोगैमी, मीजोगैमी, चैलेजोगैमी टर्म है ये भी आगे बताऊंगा। सो डोंट वरी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आराम से समझ के पढ़ना है। तुम लोग 12th में हो ना, तो तुम लोग को आराम से पढ़ना है। कंपटीशन वाली क्लास में आते तो अलग चीज होती है, उसमें सब पढ़े पढ़ाए बच्चे होते हैं। तुम लोग तो अभी नर्चर स्टूडेंट हो ना, जो तुम लोग को आराम से चीजों को समझ के पढ़ना है, क्योंकि तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो हर चीज। तो अगर माइक्रोपाइल से जा रहा है तो इंटेगुमेंट से जा रहा है और चैलेजा से जा रहा है। तो ये 3 रास्ते हैं, ठीक है, ये 3 रास्ते हैं जिसके थ्रू ये जा रहा है। ठीक, सबको समझ में आ गया? तो ये बता दो कि आज की क्लास सबके समझ में आ गई, मजा आ गया? सारे बच्चे जल्दी से बता दो यस सर समझ में आ गया तो, और लाइक जरूर कर देना। सब्सक्राइब तो सबने किया ही है, तो लाइक भी अच्छे से कर देना, शेयर भी कर देना। और जितना मैंने आज पढ़ाया है, ये वाला स्ट्रक्चर,
एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए, क्योंकि कल इसके आगे की बातचीत करेंगे और इस वाले स्ट्रक्चर की भी बातचीत करेंगे। तो कल की क्लास और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।